अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाबर अनवर मेरा नाम है। कराची में हम लोग लोकेटेड हैं। बात करना चाह रहा था शेंजन वीज़ा के हवाले से, क्योंकि अभी तकरीबन हर दूसरे दिन बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, शेंजन अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूरोप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब विज़िट वीज़ा को तीन चीज़ों में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है टूरिस्ट विजिटर, यानी कि आप घूमने फिरने जाना चाह रहे हो। दूसरा होता है बिजनेस विजिटर, यानी कि अगर आपने वहाँ से बिजनेस परफॉर्म करना है या कोई एसोसिएट है आपका जो आपको बिजनेस के लिए इनवाइट करना चाह रहा है, मीटिंग्स के लिए या मार्केट सर्वे के लिए, अब तो आप उससे इनविटेशन मंगवाते हो, वो बिजनेस वीज़ा कहलाता है। फिर तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास फैमिली विजिटर, यानी आपका वहाँ पे कोई इमीडिएट रिलेटिव या कोई फ्रेंड है जो आपको कहता है कि आप यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, हमारे पास कुछ वक्त गुजारिए, तो वो आपका कहलाएगा फैमिली विजिटर। तीनों कंडीशंस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम रहते हैं। और सबसे पहले अगर आप टूरिस्ट कैटेगरी को देख लो, उसी से आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जो नॉमिनल आपके तमाम वीज़ास के लिए होते हैं वही हैं। पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए कम से कम 8 महीने। एनआईसी आपके पास होना चाहिए। एफआरसी शेंजन वीज़ा के लिए काफ़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में है। आपका जो फैमिली ट्री होता है वो नादरा से इशू होता है, या आप उनके ऑनलाइन वेबसाइट से भी बना सकते हो। एफआरसी है। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का होना चाहिए। अच्छा, लोगों का ये सवाल होता है कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस आपका वो फंड्स होते हैं जो आप अभी ट्रैवल प्लान कर रहे हो, क्या आपके पास वो सफिशिएंट फंड्स हैं। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप एलिजिबल हो, आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि आप सफ़र कर सकते हो, तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट से देख सकती है एम्बेसी या कॉन्सुलेट। इस वजह से वो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। प्लस अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक से इशू होता है, और वो इसलिए होता है जो आप अकाउंट डिटेल दे रहे हो वो उसको वेरीफाई करता है कि ये इस नाम से और इस एनआईसी नंबर से हमारे पास सेटिस्फैक्टरीली जो है वो रन किया जा रहा है, और वो उसको प्रूफ करता है कि ये इनका अपना खुद का अकाउंट है। ये चीज़ें भी मैंडेटरी हैं। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है, आपका ट्रैवल आइटनरी मांगते हैं, वो होटल रिजर्वेशन मांगते हैं। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आपका क्या प्लान है, कितने दिन कहाँ पे रुकोगे, आपके पास होटल एकोमोडेशन है, वो सारा प्रूफिंग में मांगते हैं। और आप अपना, जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस लेटर हेड होगा, उसके ऊपर आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर करते हो कि मैं, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी कंपनी है, मैं ट्रैवल करके जाना चाह रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, वो आप लेटर हेड के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो। इसके साथ आप अपना एनटीएन रजिस्टर्ड लगाते हो। एनटीएन के बगैर आप यूरोप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। 3 साल के टैक्स रिटर्न्स लगाते हो जो आपने ऑडिटर के थ्रू ऑडिट किया होता है। सालाना जो आप फाइल रिपोर्ट करते हो टैक्स की, वो आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब बेसिस के ऊपर अपना मतलब ज़िंदगी गुजर बसर करते हो, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपको प्रूफ कर सके कि आप यहाँ के वैलिड इस वक्त करंट एम्प्लॉय हो, या आपका कोई एम्प्लॉयमेंट कार्ड होगा, कोई आपकी इस तरह की आइडेंटिटी होगी, या आप सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हो। ये कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जॉब को डिस्क्राइब कर सके। इसी तरह से अगर कोई बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनके स्टूडेंट कार्ड होना भी लाजमी है। उनके फॉर्म में भी आप देखोगे कि वो सवाल होता है कि आपके स्कूल का नाम, उनके एड्रेस, उनके नंबर्स वगैरह। आप फी स्लिप तो उसके लगाने की अब ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन ही अब जो है वो स्टूडेंट कार्ड बना के देता है, उनकी कॉपीज़ आप लगाते हो। तो एलिजिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो हर वो बंदा एलिजिबल है जिसके पास ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। प्लस यूरोप फ्रेश पासपोर्ट पे इतना इजीली वीज़ा नहीं देता है, तो बेहतर है कि आपके पास कोई ट्रैवलिंग हो। ट्रैवलिंग में आपके पास फार ईस्ट में थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ की कोई ट्रैवलिंग की हुई हो, टर्की, उम्रा, दुबई, ये आपने ट्रैवलिंग की हुई हो, तो अब आप स्टेप अप करके यूरोप कर सकते हो। यूरोप में इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत रेगुलरली जर्मनी के लिए आप सबमिट कर सकते हो शेंजन वीज़ा, इटली के लिए आप अप्लाई कर सकते हो शेंजन वीज़ा, और स्पेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो शेंजन वीज़ा। बाकी भी 26 मुल्कों में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क जो है वो वीज़ा ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबमिशन रेगुलर है, जिसका रेशो अच्छा है, वो ये 3 हैं। जर्मनी कॉन्सुलेट है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू में जाना होता है, अपना पर्पस बताना होता है, जो भी वो आपसे रिलेटेड सवाल करते हैं वो आपने बताने होते हैं। इसके अलावा इटली और स्पेन ड्रॉप बॉक्स सबमिशन है। इटली वीएफएस यानी कि जेरीस के पास है, और स्पेन जो है वो टीसीएस के पास है।
इसमें इनका जो टाइम प्रोसेस है वो जर्मनी का सबसे कम है, तकरीबन 18 से 20 दिन में वो आपको रिजल्ट देकर पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं, वेदर वो आपको वीज़ा दें या रिफ्यूज़ करें, लेकिन उनका जवाब 18 से 20 दिन में आ जाता है। जबकि इटली का टाइम 30 से 35 दिन का था, आजकल वो रिड्यूस होकर तकरीबन 3 वीक्स पे आ चुका है, यानी कि आप 20-21 दिन में 22 दिन में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। उसमें आपका जब कुरियर आता तो आपको कॉल की जाती है, आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हो, तभी आपको पता चलता है कि उन्होंने आपको वीज़ा दिया है या फिर रिफ्यूज़ कर दिया। तीसरा जो स्पेन है उसकी सबमिशन, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर अभी तक उन्होंने रखा हुआ है, 30 दिन से लेके 90 दिन तक का उनका प्रोसेस है। इस दौरान कभी भी आपका पासपोर्ट रिटर्न बैक किया जा सकता है। ये इन तीनों सूरतों के अंदर, यानी आप जर्मनी, इटली या स्पेन अप्लाई करेंगे तो आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सब जमा हो जाएंगे और आपको डिसीजन का वेट करना होगा। इस दौरान अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना होता तो आपको पासपोर्ट वे बैक करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी काफ़ी एक लेंदी प्रोसीजर है। आप राइटिंग में देते हो कि आपका कोई क्या पर्पज़ है कि आपको अभी इस वक्त पासपोर्ट वापस चाहिए। उस सूरत में अमूमन अगर आपने टूरिस्ट विजिटर मांगा होता तो अमूमन रिफ्यूज़ हो जाता है कि उन्होंने अपना डिसीजन टाइम कंप्लीट नहीं किया और आपने अपना पासपोर्ट वापस मांगे है कोई ट्रैवलिंग के लिए, या जो भी आपका सिनेरियो होगा वो एक सेपरेट इशू है। अच्छा, इसमें अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, इस वक्त इटली का रेशो बहुत अच्छा है। अगर आप अप्लाई करते हो, आप वहाँ पे विजिट करते हो, इसमें शर्त ये होती है, एक तो यूरोप का प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डेट वाइज वीज़ा देता है, यानी जो प्लान आपने इनको शो किया था फॉर्म के ऊपर, जितने दिन की इंश्योरेंस लगाई थी कि मैं इस डेट से लेके इस डेट तक शेंजन में रहना चाहता हूँ इस कंट्री के अंदर, आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसी अरसे के दौरान ट्रेवल करोगे, उसी के अंदर आप एग्जिट करोगे, ये आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन होती है। दूसरी इनकी रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि शेंजन स्टेट्स में से जिस मुल्क ने भी आपको वीज़ा दिया है, आपको एंटर होना वहाँ पर लाजमी है, यानी आप इमिग्रेशन वो क्लियर करोगे जिसने आपको वीज़ा दिया है। वहाँ क्लियर करने के बाद, शहर में निकलने के बाद आप पूरे शेंजन स्टेट्स के अंदर कहीं भी जा सकते हो। अब तो कोई सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेंजन लिस्ट आपको काफ़ी मालूम ही होगी, उसके अंदर बहुत फेमस जो है स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, ये चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रैवल ऑन कर सकते हो। एग्जिट आप कहीं से भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका जो वीज़ा वैलिडिटी है उसी के अंदर आपको रिटर्न होना लाजमी है। इटली में अमूमन रिपोर्ट बैक होता है। रिपोर्ट बैक ये होता है जब आपको वीज़ा स्टिकर करते हैं तो सामने एक पेपर स्टेपल करते हैं कि वेदर आप वीज़ा को यूज़ करो या ना करो, दोनों सूरतों में इस टाइम के अंदर, यानी आपकी वीज़ा एक्सपायरी के तकरीबन कुछ दिन बाद तक का उसमें ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्ट बैक करोगे, कॉन्सुलेट आओगे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जिसमें वो एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स चेक करते हैं। ये अगर आप नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट जब भी आप वीज़ा लेने खड़े होते हो तो उसके अंदर काफ़ी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने वीज़ा नहीं भी यूज़ किया तो आप उस टाइम के अंदर जाके बताओगे कि ये वीज़ा मैंने लिया था, मैं किसी वजह से नहीं जा सका हूँ, तो ये वीज़ा और ये सारे पासपोर्ट आपके सामने हैं, तो ये करना ज़रूरी होता है। अब विजिट पे जाके लोग कहते हैं क्या हम किस तरह से पेपर फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लीगल रहते हो, आप कहीं भी जाकर अगर आप अपने इमिग्रेशन लॉयर को हायर करके अपने लीगल पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कर देते हो रेजिडेंसी के लिए, या कोई भी आपका मूव ऑन होने का प्लान होता है, तो आप वहीं पर जाकर लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जो स्लिप मिलती है आप उसके तहत वहाँ पर रुक सकते हो। लेकिन वो एक क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से होता है, वो आप खुद से इन्फॉर्मेशन अपने तौर पे गैदर अप करनी होगी, या वहाँ पर आप किसी से लाइन अप करके रखो कि भाई मैं अगर आऊँगा तो मुझे इस तरह से लीगल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वेदर विद फैमिली और सिंगल। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ विजिट वीज़ाज़ के हवाले से। टूरिस्ट को मैंने आपको काफ़ी डीपली बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फैमिली है जो आपको इनवाइट करती है या कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उनका वहाँ पे रहते वक्त स्टेटस क्या है, वो पासपोर्ट पे रह रहे हैं, कार्ड पे रह रहे हैं, उनका कंप्लीट एड्रेस, उनके ईमेल एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। वो आप फॉर्म में भी मेंशन करते हो और आपके पास भी मौजूद होने चाहिए। अगर उनको वेरिफिकेशन कॉल आती है तो वो उसको बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि जी मैंने बिल्कुल इस तरह से इनको बुलाया हुआ है। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स अलहदा देखे जाते हैं, वो एक सेपरेट सिनेरियो होता है। बिजनेस के अंदर जब आप किसी से यहाँ से बैठ के बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन कनेक्शन के अंदर हो, आपका उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा है या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, आप उन बेसिस के ऊपर उनको कहते हो, वो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं। इनविटेशन लेटर जब वो देते हैं तो वो एक CC2 कॉन्सुलेट या एम्बेसी को भी करते हैं ताकि वो क्रॉस वेरीफाई वहाँ से भी कर सकें। इसी तरह से उनकी कंपनी डिटेल्स,
उनके आपसे रिलेशंस, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके कंप्लीट एड्रेसेस, ये सारे आपके पास मौजूद होने चाहिए। इस सूरत में वो आपको इनवाइट करेंगे तो आप उस लेटर के बिहाफ पे, उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे अपने यहाँ से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा कर सबमिट करते हो। फिर वो अपने तौर पे अमूमन मिल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप बिजनेस एसोसिएट अपना शो कर रहे हो उसको भी वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं। अगर आपका केस जेन्युइन होता है, सारी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोगस डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उससे वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, सच के ऊपर और आपके लक के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखिए। अभी थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स का इशू है, लेकिन आपको नॉर्मली कराची में जर्मनी, स्पेन और इटली का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, इजीली डिफिकल्टली, लेकिन मिल जाता है विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर। अगर आपको इस वीज़ा से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे वीज़ा असिस्टेंस के हवाले से भी सर्विस ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि कॉल्स का ट्रैफिक हो जाता तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता पिक करना। आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर ले, आप जो भी चीज़ अपने बारे में पूछना चाह सकें वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस नोट डाल दीजिए, आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं और ट्रैवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।